आज इस बाबरकत नशिस्त में हमने दावत दी है वादी कश्मीर के एक अजीम मोतबर तजुर्बाकार और मुमताज़ माहिर नफ्सियात, जिन्होंने वादी कश्मीर में न सिर्फ जहनी सेहत के मैदान में गिरां कदर खदमात अंजाम दी है, बल्कि नशावर अशिया और मुंशियात से नजात के हवाले से भी एक मुअस्सर इदारे के डायरेक्टर के तौर पर अपनी शनाख्त बनाई। मेरी मुराद है डॉक्टर मुजफ्फर खान साहिब, जो वादी कश्मीर के मशहूर कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इस वक्त ड्रग डायरेक्टर ड्रग डी एडिक्शन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कश्मीर की जो वहाँ पे डायरेक्टर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। आपका मौजू इंतहाई अहम है और दिलचस्प है। जम्मू कश्मीर में मंशियात का मसला हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी। तो मैं बगैर किसी तवालत के अपने मुकर्रिर और मुक़द्दर और मुवक्कर मेहमान को दावत देता हूँ, वो स्टेज पर आए और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करे। फलियतफ़द्दल मशकूरन मंजूरा। मोहतरम डॉक्टर वसीम साहब, जिनका मुझे नाम याद रहा, और हमारे बाकी जो आलिम हजरात यहाँ आए हैं, प्यारे भाइयों, बहनों, दोस्तों, बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पहली बार मुझे एक अजीब एहसास हो रहा है कि शायद हमारी जो कम्युनिटी है, कौम है, वो इस बात को तस्लीम करने लगी है कि ड्रग एडिक्शन एक इंतहाई मुद्दा है। 2008 मज कर अस मुहिम शुरू कि जम्मू कश्मीरस मज ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम बनन वाजिब। 2025 आज 2025, इन 20 सालों में हमने क्या तय किया, कहां पहुंचे? 2008 में, 2008 में जब लोगों को पूछा कि ड्रग अब्यूज है, तो लोगों का एक ही जवाब था, ये पिरवर, ये इतना ड्रग अब्यूज की। ये बात शहर की नहीं थी, हर गांव से थी, शुमाल से थी, जुनूब से थी, मशरक से थी, मगरिब से थी। पॉलिटिशियन की भी थी, ब्यूरोक्रेट की भी थी, आम आदमी की भी थी, उस्ताद की भी थी, डॉक्टर की भी थी। यहां कोई ड्रग एडिक्शन नहीं। लेकिन आज 2025 में हम कहां हैं? अगर मैं आप सबसे पूछूं, क्या ड्रग एडिक्शन एक जरूरी मुद्दा है, हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से आवाज नहीं आ रही। कोई यहां बैठा है जो बोलेगा कि नहीं, आप ऐसे ही बता रहे कि ड्रग एडिक्शन एक प्रॉब्लम है? नहीं। अगर लेटेस्ट फिगर्स हम देखेंगे, जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश हुआ, वो 13 लाख ड्रग अब्यूजर्स जम्मू कश्मीर में मौजूद है। जब हम ड्रग अब्यूजर्स की बात करेंगे, हम किस किस नशे की बात कर रहे हैं? हम शराब की बात कर रहे हैं, हम हेरोइन की बात कर रहे हैं, हम चर्च की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आप सबने कहा कि हाँ, ड्रग अब्यूज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्या हमारे घरों में ड्रग अब्यूज है? हाँ या ना? क्या हमारे घरों में ड्रग अब्यूज है? देखो, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ भी आ रही है, ना भी आ रही है। और
यही सफर है जो हमने 20 साल में तय किया। जब हम कलेक्टिवली पूछते हैं सबसे क्या ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम है, हाँ ड्रग अब्यूज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या आपके घर में ड्रग अब्यूज है? नहीं, मेरे घर में नहीं है, बाकी सब घरों में। यह हकीकत बात मैं कर रहा हूं आपसे, अपने दिल से बात कर रहा हूं, किताब की बात नहीं कर रहा हूं। जब कोई माँ बाप मुझे अपना बच्चा लेके आते हैं, मेरे पास आते हैं, कश्मीर के सारे डॉक्टरों ने देखा होता है, फिर हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि कहीं नशा तो नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं किसी भी माँ से बात करता हूँ, किसी भी उनके वालिद मोहतरम से बात करता हूँ, एक इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है नाज डॉक्टर साहब सारी हज कर नश मगर मोन बच करने की। कलेक्टिवली हम मानते हैं कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिविजुअली अभी भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे घर में नहीं है, मेरे स्कूल में नहीं है, सारे स्कूल करते हैं, मेरे स्कूल में नहीं है। सारे कॉलेजों में ये प्रॉब्लम है, मेरे कॉलेज में नहीं है। एज प्रिंसिपल मैं बोलता हूँ मेरे कॉलेज में ये प्रॉब्लम है। भाई अगर 13 लाख तादाद है, वो 13 लाख हम ही लोगों से आए ना, वो बच्चे हमारे ही है। जब मैं शुरू में इस फील्ड में आया था, मैं खुद भी समझता था ये सिर्फ शहर की प्रॉब्लम है, लेकिन आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, ये उस गांव की भी प्रॉब्लम है जहां भी बस भी नहीं जाती, जहां भी रोड भी नहीं है, जहां मोबाइल पहुंचा है वहां ये प्रॉब्लम है। और अगर मैं आप सबसे मुखातिब होकर ही बोल रहा हूं, अगर आप ये सोचते हैं कि किसी का बच्चा नशा कर रहा है, मेरा बच्चा नहीं कर रहा, सवाल ही नहीं है कि मेरा बच्चा बच सकता है। वैसे हम सब लोग इस बात पर इत्फाक करेंगे, जिस तरह बातों में असर है, मैं अभी बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो और आप में इसका असर आ जाएगा। इमाम साहब मस्जिद में जुमा के दिन खुतबा पढ़ते हैं, हमें समझाते हैं और हमें समझ आता है और हमें कुछ दिनों के लिए असर होता है। जिस तरह बातों में असर है, उसी तरह सोहबत में भी असर है, कंपनी में असर है। मैं कोई नशा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं 4-5 दोस्तों के साथ उठूं, बैठूं, चलूं, फिरूं, 1 महीने के बाद मैं भी शायद सिगरेट को छूना शुरू कर दूं। मेरा बच्चा, मैं सब कुछ अपने बच्चे को अपने घर में 4 दीवारी के अंदर दूंगा, लेकिन मैं उसका सुकून सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, मैं उसका प्ले ग्राउंड सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, मैं उसका मदरसा, मैं उसका दरसगाह, मैं उसकी मस्जिद सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। और अगर किसी मोहल्ले में, किसी सोसाइटी में ये ड्रग अब्यूज आ गया, तो यकीनन मेरा बच्चा खतरे में है, मेरा बच्चा भी इस ड्रग अब्यूज के लिए वल्नरेबल हो जाता है। सो मेरी जो अभी आप सबसे गुजारिश है, कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरा बच्चा नहीं करे, हमेशा ये सोचना कि मेरा बच्चा भी ऐसा कर सकता है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि अगर वो अभी नहीं कर रहा है। ना दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल इसमें है कि जब ये बच्चा ड्रग अब्यूज में चला जाता है, क्या ये एक रात में ड्रग एडिक्ट बनता है? क्या ये 1 महीने में ड्रग एडिक्ट बनता है? क्या ये 1 साल में ड्रग एडिक्ट बनता है? और मेरा मानना है कि एक रात में कोई ड्रग अब्यूजर नहीं बनता है। जिस तरह अगर हम मकान बनाएंगे, उसका एक प्रोसेस है, एक रात में मकान नहीं बनेगा।
अगर कोई बीमारी है उसका भी एक प्रोसेस है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। इसी तरह ड्रग अब्यूज में भी एक प्रोसेस है। ये कभी भी एक रात, एक हफ्ता, एक महीने में भी नहीं होता। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स मंथ्स एंड वीक्स। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में, और मैं यहां जितने भी वालिदैन हैं उनसे पूछूंगा, अगर इस बच्चे को ड्रग अब्यूज बनने में इतना टाइम लगा तो आप कहां थे? आपको क्यों नहीं पता लगा? एज वालिद मोहतरम मैं उनसे पूछूंगा आपको क्यों नहीं पता लगा। एज वालिदा मोहतरमा मैं उनसे पूछूंगा कि आपको क्यों नहीं पता लगा। ड्रग अब्यूज कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर को पता चलेगा। डॉक्टर के पास तब आता है जब इसको बहुत मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होती है। ये पुलिस को पता चल जाता है, ये मोहल्ले के हर बंदे को पता होता है, ये पड़ोसियों को पता होता है, लेकिन वालिदैन को पता नहीं होता, बड़े भाई को पता नहीं होता है, बड़ी बहन को पता नहीं होता। इसकी क्या वजह? और जो मुझे खुद को समझ आई है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग इस भरोसे में है कि मेरा बच्चा नहीं कर सकता। तो मैं आज आप सबसे अपील करता हूं, इर्रेस्पेक्टिव कि हम क्या काम कर रहे हैं, मेरा बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है, हम इस बात पर ध्यान दें कि ड्रग अब्यूज जम्मू कश्मीर की इस वक्त एक मेनेस है, एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम में दुआ करें कि हम बचें और नजर रखें कि मेरा बच्चा भी गिरफ्तार हो सकता है। नाउ अब अगर ये बच्चा ड्रग अब्यूज में गया, इंपॉर्टेंट है हमें ये जानना कि मैं क्विकली बताऊंगा कि इसके क्या स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेजेस इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना जरूरी है। पहला स्टेज, इस बच्चे ने नशा किया, यह समझ के कि नहीं मैं इसका आदी बनूंगा, यह समझ के कि चलो मैं देखता हूं क्या होता है, यह समझ के कि मेरे दोस्त कर रहे हैं तो मैं भी मजा देख लूंगा, यह समझ के कि मेरे दोस्त आज पहलगाम पिकनिक के लिए गए, रात भर वहां रुके, और इस बच्चे को पापा ने अलाउ नहीं किया, लेकिन शाम को इसने जब यूट्यूब पर देखा, मोबाइल पर देखा, इंस्टाग्राम पर देखा कि वो लोग क्या कर रहे थे, इस बच्चे के अंदर टेम्पटेशन आ जाती है, यार मैं भी करके देख लूं। इसको हम बोलते हैं कि इस बच्चे ने इसका यूज किया, इस्तेमाल किया। अगर माँ बाप इन्वॉल्व है तो उनको पहले दिन ही पता चल जाए, अगर उस्ताद इन्वॉल्व है तो उस्ताद को पहले दिन ही पता चल जाए। और दूसरा स्टेज इसका है कि जब वो नहीं रुकता है, आगे बढ़ रहा है इसमें, पहले हफ्ते में एक बार किया, पहले महीने में एक बार किया, बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, एक स्टेज आता है जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट स्टेज। डिपेंडेंट स्टेज होता है कि जब ये नशा इसके खून का एक इंपॉर्टेंट जुज बन गया, कि अगर इसको शाम को वो नशे की चीज नहीं मिली तो इसका जिस्म ढूंढता है, इसका रूह ढूंढता है, इसका माइंड ढूंढता है। अब माइंड किस तरह से बात करे, रूह किस तरह से बात करे, जिस्म किस तरह से बात करे। इसको जब नहीं मिलता है इसको दर्द होता है, इसके आंसू बहते हैं, इसकी नाक बहना शुरू होती है, इसके पूरे जिस्म में गूज बम्प्स होते हैं। बोलेगा पंखा खोलो मुझे गर्मी लग रही है, पंखा खोलो तो नहीं, बंद करो मुझे ठंड लग रही है। इसको कई बार नौशिया होता है, उल्टी होती है, कई बार इसको डायरिया हो जाता है, इतने कि मैंने कुछ लोगों के 30-40 डायरिया भी एक दिन में देखे। उसको गुस्सा बहुत आ जाता है, और उस जो
बच्चा कल तक बहुत लायक था, अपने माँ बाप के सामने सिर नहीं उठाता था, वो इतना बदतमीज बन जाता है कि सोच भी नहीं सकते। और सिर्फ इसका एक ही मुद्दा होता है, कब मुझे मौका मिले, कब मेरा फोन का कांटेक्ट हो जाए, कब मुझे वो 4 पैसे मिल जाए तो मैं अपनी चीज ले आऊं और 15 मिनट में वो ठीक। सो यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि अगर आपका बच्चा उस लेवल पर आया कि जहां ये बहुत ज्यादा गुस्से में था, बहुत ज्यादा इसका बिहेवियरल चेंज था, उसके बाद बाहर गया, दोस्त से मिल के आया या टेलीफोन किया, कुछ टाइम के बाद ये ठीक हो गया, तो इससे आपका एंटेना अप होना चाहिए, शायद कुछ गड़बड़। उसके बाद तीसरा स्टेज आता है, तीसरा स्टेज जिसको हम टॉलरेंस स्टेज बोलते हैं। टॉलरेंस स्टेज होता है कि ये बच्चा अब नशे का आदी तो बन गया, लेकिन अब जितनी ये नशा लेता था अब उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसको क्वांटिटी या डोज या फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है। पहले सुबह और शाम लेता था, अब दिन में 3 बार लेता था। पहले शाम को लेके सो जाता था, अब ये रात भर करता रहता है। और जब ये टॉलरेंस स्टेज आ जाता है तो मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज जो इस टॉलरेंस के साथ है कि इसको लाने के लिए इसका जो पॉकेट मनी होता है, घर वालों का पैसा होता है, वो नाकाफी होता है, वो काफी नहीं होता है। सो इस चीज को आप लाने के लिए इसके खर्चे बढ़ जाते हैं, तो उसको उसके साथ ही चोरी, डकैती, झूठ बोलना, अपना मोबाइल बेचना, आज अपना गिफ्ट बेच दिया, स्कूल के नाम पर फीस लिया, स्कूल में जमा नहीं है, किताबों का खर्चा बढ़ जाता है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन किसी टाइम तक ये खर्चे भी उससे भी पूरे नहीं होते। फिर ये बंदा जो इसका सप्लायर होता है, जिससे ये खरीदता रहता है, वो सिखाता है कि बच्चे अब आपकी टॉलरेंस बन गई है, अब आपको 1 ग्राम से कुछ नहीं होगा, आपको 5 ग्राम की जरूरत पड़ती है, आप ये 20 ग्राम ले लो और अपने 5 ग्राम इस्तेमाल करो, 15 मुझे बेच के दे दो। अब ये टॉलरेंस स्टेज पर बेचने पर आया, जिसको हम पेडलिंग बोलते हैं। अब ये पेडलर बन गया, मीन्स कि अब ये किसको बेचेगा, इसका खरीदार कौन है। इसका एक तो वो खरीदार है जो इसका आदी हो, दूसरा वो खरीदार है जो मासूम है, जिसकी एज अभी उतनी बड़ी नहीं है। मेरे अगर कोई 50 पेडलर भी आके मुझे मोटिवेट करना चाहेंगे, उनकी उम्र गुजर जाएगी, मैं तब भी मोटिवेट नहीं होगा मेरी एज की वजह से। लेकिन ये बच्चा 18 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, इसको जब वो मोटिवेट करने आएंगे शायद इसको 2 दिन भी नहीं लगेंगे। ना मोटिवेशन के तरीके क्या है। पहला तरीका, आप जब उनका ग्रुप होता है कॉलेज में, स्कूल में, और बच्चा आप छोटे बच्चे हो, आप जाओ अभी घर में दूध पियो, आप हमारे साथ नहीं चल सकते, तो इस बच्चे को चैलेंज फील होता है, नहीं नहीं मैं बड़ा हूं, मैं जो आप करते हो मैं भी कर सकता हूं। दूसरा चैलेंज, कोई बच्चा स्कूल में चुपचाप बैठा है, आखिर इसके हमदर्द बन गए, क्या बात है, क्या परेशानी है, तो पता चला इसके घर में कोई परेशानी चल रही है, वो इसके हमदर्द बन गए, उसके बाद दे दिया कि इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, ये ले लो। तीसरा हम देखते हैं कि आजकल जब भी कोई जो भी बच्चा इस स्टेज में गुजरता है, आपकी एज में, हर एक बच्चे को ये होता है कि मैं जवान दिखूं, खूबसूरत दिखूं, बॉडी बिल्डर दिखूं, तो पता चला कोई आया कि इससे आपकी बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी, ये ले लो। और सबसे ज्यादा टारगेट कौन सा बच्चा होने वाला है, जिसके पास सबसे ज्यादा पॉकेट मनी। अब से फॉर एग्जांपल मैं पेडलर हूं,
मेरी नजर इस बच्चे पर है, लेकिन मैं देखता हूँ इसके माँ बाप इसको रुपए 20 देते हैं पॉकेट मनी। 20 में ये 10 रुपए का चिप्स खाता है, 10 रुपए का पानी पीता है, और शाम को माँ बाप को हिसाब देना है 20 रुपए का क्या किया। लेकिन ये दूसरा बच्चा है, इसको माँ बाप ने एटीएम दे के रखा है, उसका कोई हिसाब ही नहीं। सो मेरा टारगेट ये बच्चा है जो इसका पास एटीएम है। ये अगर मुझे फंस गया तो मेरा 6-7 महीने 8 महीने काम चल जाता है। और खाली पैसों का ही लेन देन नहीं है, जो मर्जी है और काम करा लो इस बच्चे से, चाहे वो एंटी नेशनल एक्टिविटी हो, चाहे वो एंटी सोशल एक्टिविटी हो, चाहे वो एंटी रिलीजन एक्टिविटी हो, चाहे वो एंटी फैमिली एक्टिविटी हो, तो इसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। सो अगेन मैं उसी मुद्दे पर आ जाऊंगा कि अगर सोसाइटी में ड्रग एडिक्शन आया, जो बच्चा इसमें गया वही पेडलर बनेगा। और अक्सर हमारे घरों में ये सवाल आता है कि ये ड्रग एडिक्शन फैलाता कौन है। मैं कहूंगा कि ये जो बच्चा ड्रग अब्यूज में चला गया, 10 में से अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, 10 में से 8 बच्चे 2 साल के अंदर अंदर पेडलर बन जाते और बेचना शुरू कर देते। और सिखाने वाले गुरु बहुत है उनके। नाउ यहां सवाल आता है कि जब हम जिन ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं, हमारे कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग आज से 10 साल पहले मुझसे सवाल पूछते कि हमारे बच्चे किस वाले नशे में ज्यादा मुब्तला हो रहे हैं, तो मेरा एक ही जवाब होता था, चर्च। लेकिन अगर आज आप मुझसे पूछेंगे, मेरा जवाब चर्च नहीं है, मेरा जवाब है हेरोइन। अगर यहां जितने भी पेरेंट्स बैठे, इरेस्पेक्टिव आपके आपका जॉब क्या है, आपकी डिजिग्नेशन क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपने कितना पढ़ा है, अगर मैं आप सबसे पूछूं क्या आप लोगों ने कभी हीरोइन देखा? जब देखा ही नहीं है तो पकड़ कैसे लेंगे? जब देखा ही नहीं है तो पता कैसे चल जाएगा? तो मैं इन ऑर्गेनाइजर्स के शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने मुझे आज मौका दिया। और मैं आपके सामने इस नियत से बोल रहा हूं कि अगर मेरे यहां इस बोलने से किसी की जिंदगी बच जाए, और मैं इस नियत से बैठ रहा हूं कि मुझे उसका इनाम अल्लाह देगा, ऊपर वाला देगा, ताकि मेरा ये अमल भी इबादत में आ जाए। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, अक्सर स्कूल्स में डिसिप्लिन कमेटी बनी है, बैग सर्च करने वाली कमेटी बनी है। मैं अक्सर उनसे पूछता हूं, भाई आप तो ठीक है, आप तो कमेटी है, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो हीरोइन की है, क्या आप लोग हीरोइन को पहचान सकते हैं? एक मिन जुमला जवाब होता है, सर हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। मैं आप सब लोगों को आज बताना चाहूंगा, उसमें किसी बड़ी लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है। सफेद रंग का पाउडर, अगर आप अपने घर में, अपने बच्चे की किताब में, अपने बच्चे के बैग में, अपने बच्चे की अलमारी में, अपने बच्चे के शूज में, अपने बच्चे के इस कैप में इस सफेद रंग का पाउडर मिल जाता है, तो पहला शक आना चाहिए कि ये कुछ गड़बड़ है ना। इसको आप प्रूव कैसे करेंगे कि ये हीरोइन है? इसके बहुत बड़े बड़े टेस्ट है जो लेबोरेटरीज में होते हैं, लेकिन जो मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सीखा वो मैं आपको बताऊंगा, जिसको मुझे 20 साल लग गए सीखने में। एक सिंपल सा टेस्ट है, आप इस पाउडर को सिल्वर पेपर पर डाल दो, चम्मच पर डाल दो, नीचे से आप इसको हीट दे दो। अगर ये पिघल गया और गायब हो गया तो मान लीजिएगा कि ये प्योर हीरोइन है। अगर इसका कुछ भी नहीं हुआ, हीट देते देते ये जल गया, काला, वहां एक सटी सी बन गई, जैसे वहां जो सूर होता है,
फिर ये हीरोइन नहीं है, फिर ये बॉडी की पाउडर हो सकती है, ये कैरम की पाउडर हो सकती है, ये चाक की पाउडर हो सकती है। सो अगर कभी आपको अपने बच्चे पर देखना, और कभी नहीं, मैं लाजिमी बोल रहा हूं, हर पेरेंट को बोल रहा हूं, देखो हमारी सोसाइटी में जो ये बेडरूम कल्चर बन गया, अब बच्चा अलग रूम में सोता है, माँ बाप अलग रूम में सोते हैं, दूसरा भाई अलग रूम में, इससे हम काफी ज्यादा डिस्कनेक्ट हो गए। और उसके बाद फर्दर डिस्कनेक्ट जो होगा वो इस मोबाइल से हो गया। हम शाम को माँ बाप बच्चे अपने बच्चों के साथ हैं, अभी भी हम लोग दस्तरखान पर ही खाना खाते हैं, लेकिन पापा अलग मोबाइल पर बिजी है, बच्चा अलग मोबाइल पर बिजी, माँ और बहन अलग मोबाइल पर बिजी। हमारी वो क्वालिटी इन्वॉल्वमेंट ही कम हुई है। सो ये जो हीरोइन का नशा हीरोइन पाउडर से होता है, लेकिन आज के डेट में अब सिर्फ सफेद पाउडर पर ही ध्यान नहीं देंगे, ये पाउडर ब्राउन कलर का भी हो सकता है, ये पाउडर लाइट ग्रीन कलर का भी हो सकता है। टेस्ट वही है ना। इसको इस्तेमाल करने के लिए जो बच्चा इसका इस्तेमाल करेगा उसके पास क्या क्या मिलेगा। अगर आपका बच्चा सिगरेट नहीं पी रहा है और आपके बच्चे के अलमारी में लाइटर मिल रहा है, ये आपका एंटेना खड़ा करेगा। अगर आपके बच्चे के कपबोर्ड में चम्मच या ये सिल्वर पेपर मिल रहा है, ये आपको अलर्ट करना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग। अगर आपके घर में डायबिटीज शुगर वाला कोई पेशेंट है, दादी को इंजेक्शन किया, सिरिंज कहां छोड़ा? डस्टबिन में। क्या कभी आप लोगों ने ध्यान रखा कि वो डस्टबिन में मैंने रात को सिरिंज छोड़ा था, वो उधर ही है या कहीं गायब हो गया? एक माँ बाप को अलर्ट होना है कि अगर मेरे घर में ये इंसुलिन सिरिंज यूज हो रहा है, मैं यूज कर रहा हूं या मेरी माँ यूज कर रही है, उसके बाद कभी ये डस्टबिन ट्रैश भी चेक करो कि ये गया कहां। या अगर मैंने दादी के लिए 10 सिरिंज ला के रखे थे तो एक ही यूज किया, वहां 2 गायब हो गए। कोई भी बच्चा इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन देगा, मुझे इंक लेनी थी इससे, मुझे इससे पानी फेंकना था, यू शुड टेक इट विद अ डाउट। सो इस हीरोइन का नशा इस्तेमाल करने के लिए इनको सिरिंज की जरूरत पड़ती है, लेकिन बड़े सिरिंज के नहीं, इंसुलिन सिरिंज। नाउ ये हीरोइन हमारे घर तक पहुंचा कैसे? मैं अगेन आप सब लोगों को इस चीज के लिए अलर्ट करना चाहूंगा। एक हो गया मेरा बच्चा बाहर कहीं गया और लेके आया, दूसरा है कि मेरा बच्चे को घर तक ही पहुंच गया ये, और तीसरा कि मेरे घर को कोई नहीं आया, कोई नहीं गया, मैं पूरे 24 घंटे अपने गेट पर रहा हूं, लेकिन घर के अंदर जो पार्सल आता है ऊपर उसमें अमेज़न का स्टिकर लगा होगा। मैं हर वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि कभी ना कभी वो पार्सल अपने सामने भी खुलवाया करो, कि जो उसमें ऊपर लिखा है क्या अंदर भी वही चीज है या अंदर कोई और पैकिंग है और उसमें कोई और स्टिकर। अब तीसरी बात, अब ये हीरोइन का नशा होगा कैसे? जो अक्सर इसके 2 तरीके हैं, एक इस फॉइल पर रख के उसको सूंघते रहना, दूसरा इसका लिक्विड बना के इसको इंजेक्ट करना। तो कहां इंजेक्ट करते? कई वालिदैन मुझे आते हैं कि ऐसा बस बचस अथस वारम यह क्या था गड़बड़ करन। मैं उनसे मुखातिब होकर बोल रहा हूं कि आपको जल्दी पता नहीं चला है, आपको लेट पता चल रहा है, क्योंकि ये बच्चा यहां बहुत लेट करता है। पहले ये उन जगहों पर करेगा जहां हमारी और आपकी नजर नहीं पड़ेगी, जो शर्ट में कवर्ड रहता है, जो ट्राउजर में कवर्ड रहता है, लेकिन एक वहां पर इंजेक्शन बार बार करने के बाद
इनके वो वेन्स ब्लॉक हो जाते हैं, फिर ये हाथ पर आ जाते हैं। जब हाथ की भी वेन्स ब्लॉक हो जाते हैं, फिर ये गर्दन पर आ जाते हैं। जब गर्दन की भी वेन्स ब्लॉक हो जाते हैं, फिर ये थाइज पर आ जाते हैं। और हर माँ बाप से मैं गुजारिश करूंगा, बेटों के अलावा अपनी बेटियों पर भी ध्यान दें। हमारे माशरे में जो मुझे डिफिकल्टी होती है एज डॉक्टर, बेटों को तो फिर भी हम 10 बार देख लेते हैं, लेकिन बेटियों को हम लोगों को भी वो तस्वुर नहीं है कि मेरी बेटी भी नशा कर सकती है। लेकिन जो डेटा रिवील कर रहा है, जो हमारे केसेस रिवील कर रहे हैं, क्या एक रुझान है उनमें भी। तो अभी बहुत तादाद कम है, लड़कों के मुकाबले में तादाद बहुत कम है, और हम दुआ करें कि ये तादाद ना बढ़े। नाउ इस हेरोइन एडिक्शन के साथ साथ हमें क्या मिल रहा है? नंबर 1, पहले ये बच्चा कल तक बहुत अच्छा पढ़ाई करता था, अब इसकी एजुकेशनल डिटोरेशन हो गई। दूसरा, जब ये इंजेक्शन करने लगे, सिरिंज यूज करने लगे, अक्सर इनका ग्रुप बिहेवियर होता है, ये लोग 4-5 लोग एक साथ बैठ के नशा करते हैं। एक बंदे को कोई इन्फेक्शन होता है, वो सबको लग जाता है। और उसमें जो हमें इस वक्त सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है, वो है हेपेटाइटिस सी। मैं अगर 100 मरीजों को देखता हूं जो हेरोइन का नशा करते हैं, 100 में से 90 मरीजों का हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ जाता है। अभी हेपेटाइटिस सी है क्या? क्रेनोवाजुक इन्फेक्शन, लिवर का इन्फेक्शन। आपको इस बात से एहसास हो जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तादाद कितना है। क्या हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल है, एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि इस अस्पताल को हम कोटा इतना देंगे, ये साल भर चलेगा, वो 4 महीने में ही खत्म हो जाता है। लेकिन नाउम्मीदी नहीं है, उम्मीद ये है कि हेपेटाइटिस सी का अभी भी मुकम्मल इलाज है। 2 महीने 3 महीने के कोर्स में ये कंप्लीटली ठीक हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड वो नशा जो जिससे ये फैल रहा है वो छूट जाए, उसका इलाज हो जाए। नाउ तीसरा जो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सबको देना चाहूंगा, अब हमने एक्सेप्ट किया मेरा बच्चा भी कर सकता है, और मुझे अपने बच्चे के अंदर कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं जो मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे हैं, तो मैं क्या करूं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इस बच्चे को लेकर फैसिलिटी तक जाऊं और इसका टेस्ट कराऊं। इस टेस्ट के बारे में मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। कई बार एसएस करनो फलन लेबोरेटरी पर टेस्ट, एसएस करनो फलन, वो लेबोरेटरीज बहुत बड़ी लेबोरेटरीज है, बहुत अच्छी लेबोरेटरीज है, लेकिन मैं खुद बोलता हूं कि नहीं, और अक्सर उन वालिदैन के साथ मुझे डिफिकल्टी होती है जो ज्यादा पढ़े लिखे, नहीं हमने इतने सारे टेस्ट कराए, ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जब हम उस टेस्ट को मैं अपने नजर से कराता हूं, वहां पहले नेगेटिव आता था, यहां पॉजिटिव आता। तो प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा सिस्टम है, प्रॉब्लम है जब हम इन बच्चे का सैंपल लेते हैं, जब ये लेबोरेटरी में जाते हैं, उनके साथ कोई लेबोरेटरी का लड़का जाता है, वे उसको बोलते हैं कि अपना नंबर दे दो, हम इतने पैसे ट्रांसफर करेंगे, ये टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए। या ये बच्चा खुद वॉशरूम में गया, गूगल पढ़ के गया, और इसको पता है कि इसको इस सैंपल को कैसे मिलावट करना है। यहां मैं आप सबसे, दिस इज एन ओपन इनविटेशन टू ऑल ऑफ यू,
आपको जब भी कभी ऐसा लगेगा कि मेरे बच्चे में बिहेवियरल चेंज आ गई, अब मैं उन चेंजेस को बताता तो टाइम की कमी है, लेकिन मुख्तसरन ये पढ़ने में अच्छा था, डिटोरेशन हो गई, तमीज वाला था, बहुत बदलिहाज हो गया, बदतमीज हो गया, गुस्से वाला हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका जो स्लीप साइकिल है, नींद का साइकिल है, वो बिगड़ गया और इसकी भूख खत्म हो गई। तो मैं उन सब से कहूंगा कि उस माँ बाप को चाहे पहली फुर्सत, जिस तरह हम बाकी बीमारियों में टेस्ट करते हैं, सिर्फ 300-400 रुपए का खर्चा है, हम उसको टेस्ट करें। कहाँ करा सकते हैं? उसके लिए लेबोरेटरीज है। कहाँ करा सकते हैं कि अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान दें, आप उसका किट लेके घर में खुद कर सकते हैं। माँ बाप से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। हमारी एक फैसिलिटी बाग मेहताब में है, आगाज नाम करके। जिस किसी माँ बाप को कभी लगेगा कि मैं अपने बच्चे को मैं टेस्ट कराना चाहता हूँ, विद 100% अथेंटिसिटी मैं आपको बोलूंगा कि आप उनको 24 घंटे में कभी भी ले आओ और वो वहां से वो फैसिलिटी ले ना। बल्कि अब ये सिर्फ डॉक्टर मुजफ्फर की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। ड्रग अब्यूज, मैं 2 मिनट इसमें ले लूंगा। ड्रग अब्यूज अगर प्रॉब्लम है, जिम्मेदारियां हमें एज सोसाइटी लेनी है। जहां मैं कमी देख रहा हूं, अभी भी जैसे पहले हम नशा है ही नहीं, अब नशा है लेकिन मेरे बच्चे में नहीं है, मेरे स्कूल में नहीं है। लेकिन हमें जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि जब नशे की बात करेंगे, जब इस चैलेंज को बात करेंगे, दो ही डोमेन्स है। एक, वो बच्चे जो इसमें गए हैं उनको इलाज की जरूरत है, और वो बच्चे जो इसमें अभी नहीं गए हैं उनको बचाने की जरूरत है। अगर आप दरसगाह चला रहे हैं, आप स्कूल चला रहे हैं, आप अपने घर की फैमिली चला रहे हैं, एंश्योर रैंडमली हम कभी इन बच्चों का टेस्ट करें। एंश्योर कि एज इन्वॉल्व पेरेंट, मैं अपने टीचर, जो बच्चों का टीचर है, उसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रहूं, और मेरे बच्चे के अंदर जो चेंजेस आ रही है, एक वो चेंजेस है जो इसके डेवलपमेंटल चेंजेस है, बड़ा हो रहा है या बड़ी हो रही है, उस हम सब लोग उस स्टेज से गुजरे। लेकिन दूसरी वो चेंजेस जो नॉर्मल चेंजेस नहीं है, उन चेंजेस को इजी नहीं लेना है। और तीसरा, हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अक्सर पिछले 30 सालों में हम लोगों के अंदर एक सोच आई है, वाला इंसान बच्चे करान में क्या। सो हमें एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमें एक कलेक्टिव विजिलेंट बनना है। अगर मेरे घर के सामने कोई अनयूजुअल हरकत हो रही है, कोई बंदा कर रहा है, तो मुझे अपने मोहल्ले को इकट्ठा करके इंश्योर करना कि ये यहाँ पर ना हो। क्योंकि ये लोग जो स्पेसेस ढूंढते मोहल्ले में, सड़क पर, फ्रंट पर, आइसोलेटेड स्पेस, और अगर हम लोग ये सोचेंगे नहीं चलो करने दो इनको, बस गाड़ी में ये क्या कर रहे हैं, आज ये गाड़ी में करेंगे, कल को ये आपके घर के सामने करेंगे। अगर आप मोहल्ले में किसी बच्चे को इसमें देख रहे हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व है, इस चीज को सोशल एक्सेप्टेंस ना दे, क्योंकि कल को ये एक रूटीन प्रैक्टिस बन जाएगी। और चौथी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे समझ आ रही है, जो हमें इस चीज को बचाने में हेल्प करता है, वो है हम अपने बच्चों के साथ वैल्यूज पर बात करें। हम अपने बच्चों के साथ गुनाह और सवाब की बात करें। हम अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों को हम अपने, मैं किस तरह से मेहनत करता हूं, मैं किस तरह से कमा रहा हूं, अपने बच्चों को उस कमाई का विटनेस बनाए। क्योंकि अक्सर मैं आपको पेरेंट्स को हेल्प कर रहा हूं, आप उस लेवल पर आ जाओ। अब बच्चे सोचते हैं पापा को क्या है, जाके चेयर पर बैठता है, गवर्नमेंट एटीएम मशीन में डालता है और पैसा आता है।
और कई बार हम पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है। पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन इसको शुरू से ही घर के मामलात में छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ इसको वो जिम्मेदारियां देना शुरू करें और इसको इंश्योर करे कि वो अपने दोस्तों को किस तरह से चुने। पहले मेरे जमाने मेरे पापा सिर्फ ध्यान देते कि ये किन के साथ जाके खेलने जाता है, लेकिन आज पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज बच्चा खेलता ही नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि ये सोशल मीडिया या इस मोबाइल में किन को फॉलो करता है या कौन से पोस्ट ज्यादा पढ़ता है। मैं अब अक्सर हम सब लोगों को शायद ये हम लोग अभी इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से ना समझ रहे हैं ना अडॉप्ट कर रहे हैं। हम बोलते हैं नहीं, गूगल पर जो कुछ है वो सब कुछ सही है। आप आज जाके गूगल पर चेक कर दीजिए, कितनी साइट्स आपको निकल जाएंगे जो बोलेंगे कि चर्च का ये फायदा है, चर्च का ये फायदा है, चर्च का ये फायदा है। लेकिन ये उस तरह की वेबसाइट्स बहुत कम मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं ये फायदा है, लेकिन नुकसान क्या है, एट व्हाट कॉस्ट। इस पर हमारे रिलीजियस गाइडलाइंस क्या है, इस पर ये हमारे फैमिलीज वैल्यूज में कितना सूट होता है। और लास्ट पर मैं एक ही बात कहूंगा, हमें एज पेरेंट एज फादर मुझे चाहेगा कि मैं अपने जो मेरे फैमिली के रूल्स हैं उनको फिर से रीडिफाइन करूं। हमारे घर में आने का टाइम क्या है, हमारे घर में जाने का टाइम क्या है, और हमारे घर में पैसा खर्च करने का क्या तरीका है, हमारे घर में पैसा कमाने का क्या तरीका है। और जब मैं खुद अकाउंटेबल बन जाऊंगा तो मेरा बच्चा भी अकाउंटेबल बन जाएगा। और अगेन मैं लास्ट पर यही बात कहना चाहूंगा, चाहे हम जिस भी कैपेसिटी में, ड्रग एडिक्शन एक रात में नहीं होती, ड्रग एडिक्ट एक हफ्ते में नहीं बनता है। इट टेक्स वीक्स एंड मंथ्स फॉर ए पर्सन टू बिकम उस लेवल तक का एडिक्ट कि अब उससे नहीं छूटा जाता है, अब उसको हॉस्पिटल की जरूरत है, अब उसको जेल की जरूरत है। लेकिन उस टाइम तक, वो काफी टाइम होता है, लेकिन उस टाइम तक हमें क्यों नहीं पता चल जाता है? या तो हम लोग इस बिलीफ में है कि मेरा बच्चा कभी नशा नहीं कर सकता, या फिर मुझे नहीं पता है इस नशे के बारे में। सो दोनों सूरतों में जिम्मेदारी हम पर है, मेरे बच्चों पर जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी हम पर है कि हम इस इल्म को पढ़ें, इस इल्म को सीखें, एंड वी शुड बी थैंकफुल टू दीज ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और उम्मीद रखेंगे कि इसका एक असर और इस पर एक अमल होगा। शुक्रिया।